पाठ 3 रीढ़ की हड्डी। लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। तो पाठ जैसा कि हमने इसका शीर्षक पढ़ा, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जो कि हम सभी जानते हैं क्या है, लेकिन एक कहावत के रूप में या फिर एक स्लैंग के रूप में इस रीढ़ की हड्डी का क्या मतलब होता है, यानी कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये एक सीधा सीधा मतलब लेकर तो चलता है, लेकिन किन किन तरीकों से स्ट्रॉन्ग है आप, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वैचारिक रूप से भी कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इस बात को दर्शाता है। चलिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब इस पाठ में कौन सी स्ट्रॉन्गनेस के बारे में बात की गई है, यानी रीढ़ की हड्डी इसका शीर्षक पड़ा ही क्यों, यानी वैचारिक रूप से आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितना आपकी कथनी और करनी में फ़र्क दिखता है। इन्हीं चीज़ों के डिफरेंसेस को समझाने के लिए ये पाठ है जो कि आपके सामने पेश किया जा रहा है। पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। शुरू करते हैं, पाठ को समझते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। अधेड़ यानी कि 50 की उम्र के आसपास। तो आपको ये एक नाटक शैली में, ये एकांकी के रूप में जो है यहाँ पर ये पाठ पढ़ने को मिलेगा, जो कि एकांकी और नाटक में जो फ़र्क होता है वो बहुत ही माइनर डिफरेंसेस के साथ होता है। नाटक एक विषय के साथ चलता है जो कि कुछ मिनट के लिए प्ले किया जाता है और उसमें कई सारे सीन होते हैं। एकांकी जो है सिर्फ एक सीन को लेकर चलता है, तो यहाँ पर वही एक सीन है और पाठ के माध्यम से वो हमें पता लगता रहेगा। तो ये हमें माहौल दिखाया जा रहा है कि माहौल जो है वो इस तरीके से है कि मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा दिखाया जा रहा है और अंदर के दरवाजे से हमें एक महाशय आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी पीठ नज़र आ रही है जो कि अधेड़ उम्र के मालूम से होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त है और वो उसी को पकड़ते हुए धीरे धीरे चलते हुए कमरे में आ रहे हैं। तख्त का दूसरा सिरा जो है उनके नौकर ने पकड़ रखा है और इसी तरीके से जो तख्त का दूसरा सिरा है यानी कोना है, उसको उसके नौकर ने पकड़ रखा है। तो ये एक सीन है और इस सीन में अब आगे बातें क्या हो रही हैं इनके बीच में ये दिखाया जाएगा। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूँ साहब? बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूँ साहब। और ये पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाता है, ही। बाबू हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। ये तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमें सीन तो दिखा दिया गया है कि मालिक होंगे घर के और नौकर है, दोनों तख्त को पकड़े एक एक सिरे को चले आ रहे हैं और मालिक जो है अधेड़ उम्र के दिख रहे हैं और उनका पीठ का हिस्सा दिख रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर सामने अगर कोई एक सिरा पकड़ के आ रहा है तो उसकी पीठ नज़र आएगी, दूसरी तरफ वाला व्यक्ति जो है सामने नज़र आएगा। अब उनके बीच में बात होती है, तख्त को रखने के लिए के तरीके बताते हैं। नौकर भी जो है यहाँ पर इजाज़त लेते हुए काम करता है और मालिक जो है किस तरीके से झिड़क रहा है उन्हें, ये भी दिखाया जा रहा है। आगे बाबू जो है वो नौकर से कहते हैं कि और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है, बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं। इस तरीके से बाबू जो है वो नौकर को ये बोल देते हैं कि जाके इस पर बिछाने के लिए, तख्त पर बिछाने के लिए चद्दर और दरी ले आए, और कौन सी वाली, जो कल धोबी के यहाँ से आई है। नौकर तो चला जाता है लेकिन बाबू साहब जो इस बीच में मेजपोश, जो कि मेज पे बिछाया गया हुआ कपड़ा, सजावटी कपड़ा होता है जिसे मेजपोश कहते हैं, उसे ठीक कर रहे हैं। एक झाड़न यानी जिसकी मदद से आप डस्टिंग करते हैं, झाड़न से गुलदस्ते को साफ करें। गुलदस्ता यानी कि जिसमें आप सजावटी फूल वगैरह रखते हैं जिससे कि सुंदरता बढ़ सके कमरे की। कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं, यानी उसे भी साफ करते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। अब घर की मालकिन आ रही है जिसका नाम है प्रेमा। गंदुमी रंग, छोटा कद,
चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त हैं और उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। बाबू जो यहाँ पर संवाद के जरिए बाबू का नाम लिया जा रहा है, उनका नाम है राम स्वरूप। तो ये याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि राम स्वरूप जो है उन्हीं को यहाँ पर बाबू कहा जा रहा है। अब मालकिन आती हुई दिख रही हैं और उन्हीं के पीछे नौकर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बाबू ने जो है उसको चद्दर और दरी लाने के लिए कहा है, लेकिन नौकर जो है भीगी बिल्ली यानी डरा हुआ सा नौकर जो है मालकिन के पीछे पीछे आ रहा है, खाली हाथ। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर ना जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। राम स्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी तो यहीं रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। और आपने देखा होगा बहुत ही साधारण सा एक संवाद चल रहा है। प्रेमा जो कि मालकिन है, रामस्वरूप जो कि मालिक है। रामस्वरूप को यहाँ पे बाबू के रूप में बुलाया जा रहा है, और रतन जो है इनका नौकर है, जो कि दरी और चद्दर लाने की बात पर जाकर मालकिन से धोती की बात करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अपने मालिक से वो डांट खाता है। अब जो है रतन को दोबारा मालकिन द्वारा ये बताया गया है कि उसे कहाँ से चद्दर लानी है और कहाँ से दरी, और इस तरीके से दरी जो है बिछाते हुए पति पत्नी जो है बिछाते हैं, काम करते हैं, और रतन जो है चद्दर लाने जाता है। और साथ ही उसे बीबी जी के कमरे से हारमोनियम लाने के लिए भी कहा जाता है और सितार भी लाने के लिए कहा जाता है, जो कि वाद्य यंत्र है, हम सभी को मालूम है। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी हुई है। प्रेमा जो कि मालकिन है, अब वो अपने पति से यानी रामस्वरूप से यहाँ पे कहती है कि तुम्हारी बेटी जो कि बहुत ही लाडली है मुंह फुलाए पड़ी हुई है, यानी कि वो गुस्सा है, नाराज है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। जब प्रेमा ये बताती है कि तुम्हारी लाडली बेटी जो है मुंह फुलाए पड़ी है, तो रामस्वरूप कहता है कि मुंह फुलाए क्यों पड़ी है, तुम किस लिए हो फिर? जैसे तैसे तो वो लोग पकड़ में आए हैं। यहाँ पर इस पंक्ति से ये अर्थ है कि लड़के वाले आने वाले हैं, यानी कि हम सभी को मालूम है कि किस तरीके से रिश्ता जोड़ने के लिए कितनी मेहनत माँ बाप को करनी पड़ती है। तो उसी के चलते अब वो डिसीजन चाहे सही हो या फिर गलत हो, लेकिन यहाँ पर मेहनत तो हुई है। तो अब वो कहते हैं कि तुम्हारी बेवकूफ़ी से अगर सारी मेहनत बेकार हो जाए तो फिर मुझे मत दोषी ठहराना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। प्रेमा का ये कहना कि तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है, ये एक पुरानी सोच को, ख्यालात को जाहिर करता है, और यहीं से इस पाठ का जो असली विषय है वो शुरू हो जाता है, जो इस पाठ के जरिए से बताया जाता है कि लोग वैचारिक रूप से उनके विचार कितने गिरे हुए होते हैं, चाहे वो कितने पढ़े लिखे हों, चाहे कितनी हाई सोसाइटीज़ में रह रहे हों, लेकिन उनका मानना आज भी यही बोल रहा होता है कि लड़की को अगर पढ़ा लिखा दिया गया है तो वो सर चढ़ जाती है और वो किसी के काबू में नहीं रहती, और ऐसी लड़कियों की शादी भी नहीं की जाती है, लोग जल्दी से पसंद भी नहीं करते हैं। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। लक्षण जो कि लक्षण शब्द का जो बोलचाल की में रूपांतरित किया हुआ शब्द है। तो यहाँ पे प्रेमा बोलती है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की, और बिल्कुल भी हमारे ज़माने में तो आ ई यानी कि आप अक्षर पहचान लो उस लेवल तक की पढ़ाई की जाती थी, और स्त्री सुबोधिनी पढ़ लेते थे ज़्यादा से ज़्यादा, और वो तो इतनी कमाल की हुआ करती थी प्रेमा जी के हिसाब से कि वो BA MA की किताबों को भी फेल कर दे। तो आजकल के लक्षण तो जो ने बहुत ही अनोखे लगते हैं, यानी कि उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। रामस्वरूप,
ग्रामोफोन बाजा होता है ना प्रेमा? क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। अब यहाँ रामस्वरूप जो है एक व्यंग्य बोलते हैं अपनी पत्नी प्रेमा को। वो बोलते हैं ग्रामोफोन बाजा होता है ना, यानी कि ग्रामोफोन की चर्चा शुरू करते हैं, और पत्नी जो है बहुत ही नादानी से इस बात पे कहती है हाँ, तो फिर आगे मतलब वो जानना चाहते हैं कि ये विषय कैसे छिड़ा। फिर रामस्वरूप जी बताते हैं कि एक आदमी बनाता है जिसको जब आपका मन होता है तब आप चलाते हो, और जब आपका मन नहीं होता है आप उसे बंद कर सकते हैं, लेकिन एक परमात्मा का बनाया हुआ है जिसे आप कभी भी नहीं बंद कर सकते। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठिठोली की ही सूझती रहती है, यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। यानी प्रेमा का कहने का मतलब है कि तुम्हें बिना बात की ठिठोली सूझती रहती है, जब देखो तब ठिठोली करने का ही मन करता है, ये नहीं कि जाके अपनी उस उमा को यानी अपनी बेटी को राह पर लाते, यानी चीज़ें समझा लेते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना, आजकल तो लड़की कितनी भी सुंदर हो बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई, भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। और ऐसी पंक्तियाँ पढ़ के हम सब इन चीज़ों से वाकिफ़ है कि घर में अक्सर ऐसी चीज़ें वैसे भी हो जाती हैं। बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि घर में लड़के वाले आ रहे हैं या मेहमान आ रहे हैं तो आप इस तरीके का सामना कर रहे हैं। आम दिनों में भी माता पिता जो है बच्चों को लेकर अक्सर ऐसी लड़ाइयाँ कर लेते हैं और उनसे हो जाती है। तो ऐसी ही बात यहाँ पर चल रही है कि लड़की जो है मुंह लपेटे यानी कि नाराज़ होकर पड़ी हुई है, लड़के वाले आने वाले हैं और वो सज धज नहीं रही है जैसा कि पेश किया जाता है लड़कियों को लड़के वालों के सामने। रामस्वरूप, ना जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। और रामस्वरूप जी कहते कि पता नहीं ये लड़की कैसी है, इसका दिमाग कैसा है। आजकल की लड़कियों को देख लो तो उनके सहारे पाउडर का एक बिजनेस अच्छा खासा चल जाता है। कहने का ब्यूटिशियन का आप देखेंगे कि कितना अच्छा आप प्रोडक्ट बेच लीजिए या फिर क्या इससे रिलेटेड जितने भी सामान है सब कुछ बिक जाता है और बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल पड़ते हैं। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती, पर तुम तो। अब प्रेमा यहाँ पे ये कहती है कि इसको एंट्रेंस ही पढ़ाना चाहिए था जिससे कि लड़की जो है काबू में रहती। तुमने ही ज़्यादा पढ़ा दिया जिसकी वजह से वो हमारे हाथ से निकल गई और परेशानी उठानी पड़ रही है, पर तुम तो किसी की सुनते नहीं हो। रामस्वरूप बात को काट कर, चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही ये बात बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा। यानी कि जिक्र और ढंग से होने का मतलब ये है कि जो चीज़ है उसको वैसी नहीं बतानी है, मगर तुम तो अभी से ही सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो ना जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा मैं ना बोलूँगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लाकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना हुआ। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल और पकड़ तो जरा उधर से। चद्दर दोनों बिछाते हैं और इस तरीके से रामस्वरूप और प्रेमा के बीच में ये बात होती है कि तुमको ये बात समझा दी गई है कि जो चीज़ है उसको उसी तरीके से नहीं बतानी है, और तुम तो अभी से अपनी ज़बान खोले देती हो। प्रेमा कहती है कि वो नहीं बोलेगी और तुम्हारी जो मर्जी है वो करो, पर मुझे मेरा काम बता दो। रामस्वरूप उसे बोलता है कि अगर उमा पाउडर वाउडर नहीं लगाती है तो वैसे भी कौन सी बुरी दिखती है, उसे बस पान लेकर भेज देना और नाश्ता लेकर भेज देना। और फिर रतन नौकर के आने पर वो बाजा रखवाते हैं, एडजस्ट करवाते हैं, सेट करवाते हैं और चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे।
इस तरीके से अब यहाँ पर प्रेमा जब ये बताती है कि सारी तैयारी हो रखी है लेकिन मक्खन नहीं है, तो रामस्वरूप को गुस्सा आता है कि समय रहते आप चीज़ें क्यों नहीं बताते हो, तभी चीज़ें आ जाए। दुकानें तो यहाँ पर मक्खन की जो है बहुत दूर है। दफ्तर का चपरासी को आने कहा था कि काम में मदद हो जाए, पर उसके भी कम नखरे नहीं है, और रतन यहाँ काम करे कि मक्खन लाने जाए। प्रेमा, यहाँ का काम कौन सा ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से यानी सलीके से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है, लेकिन दकियानूसी ख्यालों पर, इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। अब रामस्वरूप जो है अपने मन की बात यहाँ निकालते कहते हैं कि 2 ही लोग तो हैं, गोपाल प्रसाद और उनका लड़का, लेकिन जरा उमा से कहना है कि थोड़ा तरीके से आए, बन-ठन के और सलीके से, जिस तरीके का लहजा लोगों को पसंद होता है वो लहजा अपनाते हुए। और लोग तो ये ऐसे ही हैं, इनको देखकर मुझे भी गुस्सा आता है, कितने दकियानूसी ख्याल हैं, हालांकि इतने पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, पर लड़कियों के मामले में सोच वही है कि वो पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, तालीम यानी कि शिक्षा। तो लड़का जो है उसका कहना है कि शादी की बात दूसरी है और शिक्षा की बात दूसरी होती है। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और उनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये सभी, और जैसा कि हर माता पिता की ये मजबूरी है, समस्या है, परेशानी है कि आप अपनी लड़कियों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर तैयार कर रहे हैं, लेकिन सामने से लड़के वाले जो बोले वही मानना होता है। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप, दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वो आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती ज़मीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। तो ये एक छोटा सा सीन था कि जैसे ही रतन बताता है कि कोई आते हैं, तो रामस्वरूप चुपके से दरवाजे से बाहर झांकता है और जल्दी से मुंह अंदर करते हुए प्रेमा से कहता है कि अरे वो तो आ भी गए, और फिर रतन को डांटते हुए कहता है कि तू अभी भी यहीं पे खड़ा है, सारा काम बेकार कर देगा, चौपट कर देगा। और प्रेमा से कहता है कि जरा उमा को समझा देना, थोड़ा सा गाना भी गा देगी। और इस तरीके से जब प्रेमा जाती है तो उसकी जो साड़ी है वो ज़मीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, ये बाजा वह नीचे ही रख गया है, कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक, किवाड़ों पर यानी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ होती है, यानी दस्तक होती है, यानी कि बाहर जो है आने वाले मेहमान वो आकर खड़े हैं। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, हाँ हाँ। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, और जो सीन है, इसलिए जितने भी सीन है कि अब माहौल क्या है उसको ब्रैकेट में बताया जाता है, इसलिए ये जो ब्रैकेट की चीज़ें हैं वो कैसा माहौल है, कैसा नज़ारा है, अभी वो चीज़ बताई जाती है उसमें। बाबू गोपाल प्रसाद जो हैं और उनके लड़के वो आते हैं। आँखों से लोक चतुराई टपकती है। लोक चतुराई बहुत ही एक कठिन शब्द आपको नज़र आएगा, लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब ये है जो बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड हो। किस मामले में? पढ़ाई लिखाई में नहीं, बल्कि ज़माने को उसने देख रखा है। आपने बहुत बार अपने बड़ों से सुना होगा कि हमने ज़माना देख रखा है, उसी को इसी शब्द में लोक चतुराई कहते हैं। तो उनकी आंखों से लोक चतुराई टपक रही थी। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी हैं और फितरती महाशय हैं। फितरती यानी उनकी फितरत में महाशय है, बना वो महाशय हैं, ऐसा कहने के लिए नहीं है।
उनका लड़का कुछ खीस निपोरने यानी जो धीमी धीमी मध्यम सी हंसी होती है होठों को फैलाए हुए, उसको खीस निपोरना कहते हैं, वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी है, झुकी कमर इनकी खासियत है। और थोड़ा सा आप यहाँ पर इनको देखेंगे कि एक कर्व सा दिख रहा है, जहाँ पर रीढ़ की हड्डी जो होती है जैसे लगता है कि उसकी बनावट में कुछ कर्व है। अब पार्ट का नाम जो है वो रीढ़ की हड्डी है। यहीं से ये दिखाया जा रहा है कि लड़का जो है उसके शारीरिक बनावट का फर्क दिखा रहे हैं कि कैसे उसका जो आवाज़ तो पतली है, खिसियाहट भरी है, पर कमर जो है वो थोड़ी सी झुकी हुई दिख रही है, वो ऐसी बनावट है। लेकिन इसी के साथ साथ रीढ़ की हड्डी के पाठ के माध्यम से और इसके शीर्षक से ये भी समझाया जाएगा कि ये सिर्फ झुकी कमर ही नहीं बल्कि अपने विचारों से भी काफ़ी झुके हुए हैं, जो कि आगे पाठ में चल के पता लगेगा। राम स्वरूप अपने दोनों हाथों को मलते हुए, और ये बहुत ही नॉर्मल से गेस्चर्स है जो कि आपने अपने घरों में अपने बड़ों को करते हुए देखा होगा, किस तरीके से मुस्कुराते हुए और लोगों का स्वागत करते हैं, दोनों हाथों को मलते हुए कई बातें करते हैं। ऐसे ही राम स्वरूप अपने दोनों हाथों को मलते हुए, हाँ, इधर तशरीफ लाइए, इधर बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ता है। राम स्वरूप यह बेत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई। तो इस तरीके से राम स्वरूप जो है वो राम प्रसाद से यानी कि यहाँ पर गोपाल प्रसाद से यानी कि लड़के के पिता से ये पूछते हैं कि क्या घर को ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई, जैसा कि हर कोई पूछता है आए हुए मेहमान से। गोपाल प्रसाद कहते हैं खखार के यानी कि नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप हाँ, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। गोपाल प्रसाद अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। राम स्वरूप हाँ, ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हैं, हाँ सेवक ही है। हाँ, थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं। शंकर जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। राम स्वरूप आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी यही कोई 1-2 साल। राम स्वरूप 1-2 साल। शंकर हाँ, जी 1-8 साल का मार्जिन रखता हूँ, यानी कि 1 साल का गैप रखता हूँ। कहने का अर्थ है कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, किसी भी तरीके की ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन कोर्स में चल रहे हैं, तो कुछ ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के 3 इयर्स होते हैं, 4 इयर्स होते हैं, उसके बाद अगर आप कर रहे हैं तो वो उसे मार्जिन रखने का मतलब यहाँ है कि आप कुछ सब्जेक्ट्स में पीछे रह गए हैं, जिसकी वजह से आपको 1-2 साल आपको लेकर आगे बढ़ना ही पड़ता है, जिससे कि आपकी ग्रेजुएशन जो है क्लियर हो सके। लेकिन शंकर जो है उसको यहाँ पर अपने एक फीचर की तरह ही काउंट कर रहा है, यानी अपनी बड़ाई कर रहा है या फिर अपने प्लस पॉइंट को ही के रूप में ही इसे बता रहा है, बिल्कुल भी अपने आप को नीचा होते हुए नहीं दिखाना है। गोपाल प्रसाद बात यह है साहब कि ये शंकर 1 साल बीमार हो गया था। अब यहाँ पर पिता की भूमिका निभाते हुए पिता जो है, जो कि जैसा कि हर माता पिता अपने बच्चे की बुराई को ढकने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से अब गोपाल प्रसाद जो है अपने बेटे को यहाँ पर उसकी गलतियों को ढक रहे हैं कि ये 1 साल बीमार हो गया था, इसलिए इसको 1 साल आगे बढ़ना पड़ा। क्या बताएं, लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। राम स्वरूप कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थीं। गोपाल प्रसाद जनाब ये हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बलाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत भी थी, अकेले। और अब तो बहुत तेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल कि कोई कह जाए कि ये लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोरते हैं, और इस तरीके से गोपाल प्रसाद जब अपनी ये पुराने ज़माने की बातें याद करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो शंकर जो कि उनका बेटा है, रामस्वरूप जो कि लड़की के पिता हैं, दोनों उनकी बातों को सुनकर खीस निपोरते यानी मध्यम हंसी हंसते हैं। रामस्वरूप जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद
जोशीली आवाज़ में। और पढ़ाई का ये हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी हाँ, ये तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब करना मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से गोपाल प्रसाद जो है एक एक करके अपने ज़माने की बातें निकालते हैं कि हम कितना खा जाते थे, हजम करना कितना आसान था, चीज़ें कितनी सस्ती थी, पढ़ाई कितना जो है मुश्किल था, टफ था, कितनी पढ़ाई मुश्किल थी, टफ थी, और 12 घंटे की सिटिंग हो जाया करती थी। और उस ज़माने की 12वीं की पढ़ाई जो है आजकल के एमए के लोग मुकाबला नहीं कर सकते। और इस तरीके से गोपाल प्रसाद जो है अपने ज़माने को बेहतरीन बताने के लिए तरह तरह के उदाहरण अपने ज़माने से लाते हुए दिखाई देते हैं और रामस्वरूप जी हामी भरते हुए उस पर स्वीकृति देते हैं। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, हाँ जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। अब आप देखेंगे कि बिजनेस की बात हो जाए, बिजनेस पे आपको देखेंगे कि किस तरीके से कोमास लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं। बिजनेस यहाँ पर कोई व्यापार नहीं शुरू किया जा रहा है जहाँ पर आपको यहाँ पर 2 मालिक मिलेंगे और वो मिलकर काम चलाने वाले, पार्टनरशिप होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। ये बिजनेस वो बिजनेस है जिसको आम भाषा में दहेज कहा जाता है, उसकी चर्चा करने की बात की जा रही है। रामस्वरूप चौंक कर, बिज समझ कर, ओ अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। गोपाल प्रसाद, ये सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं। रामस्वरूप, तकल्लुफ़ किस बात का, ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ़ कीजिएगा जरा अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। जैसे ही रामस्वरूप जो हैं वो अंदर जाते हैं चाय नाश्ते के इंतज़ाम के लिए, ऐसे ही गोपाल प्रसाद जो है मध्यम आवाज़ में, धीमी आवाज़ में ये अंदाज़ा लगा कर ये सोचते और दबी आवाज़ में शंकर से बतलाते हैं, बात करते हैं कि आदमी तो ठीक लग रहा है, मकान भी ठीक लग रहा है, हैसियत बुरी नहीं मालूम हो रही, अब लड़की कैसी वो देखते हैं। शंकर कहता है जी। कुछ खखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद क्यों, क्या हुआ। शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद अपने ही बेटे को बोलते हैं कि झुक के क्यों बैठे हो, अकड़ कर बैठो और सीना तान के बैठो और बिल्कुल भी ये झुकाव नहीं होना चाहिए, ब्याह तय करने आए हो और कहने का जिसे आम भाषा में बोल दिया जाता है मर्द हो, उसी तरीके से पेश आओ, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, और बात को यहीं पर रोक देते हैं। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, चाय की ट्रे लेकर, चाय नाश्ता लेकर पेश हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा, मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका ही क्या रहेगा। रामस्वरूप, सही कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं। शंकर खखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। अब शंकर यहाँ पे अपनी बातों को रखता है और शुरू इस तरीके से करता है कि लगता है उसने सुना है कि सरकार जो है अब ज़्यादा चीनी जो खरीदेगा उस पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या। गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। गोपाल प्रसाद जो है खूबसूरती पर टैक्स की बात करते हैं तो इस पर रामस्वरूप और शंकर दोनों को ही हंसी आ जाती है। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है।
और इस तरीके से गोपाल प्रसाद ने एक अलग ही किस्सा छेड़ दिया यहाँ पर कि टेक्स्ट भी हो तो खूबसूरती पर, वो भी औरतों पर छोड़ दिया जाए उसका स्टैंडर्ड जो है तैयार करने के लिए। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल ये खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो ये कभी उठता भी ना था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होते हुए, यानी उसकी ओर बढ़ते हुए, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, ये बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाए, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। और इस तरीके से खूबसूरती की टेक्स्ट पे बात होते होते ये बात यहाँ पर आ गई कि गोपाल प्रसाद मतलब एक इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम देखने तो आए लड़की को, लेकिन लड़की का खूबसूरत होना बहुत निहायत ही ज़रूरत है। हम तो फिर भी मान जाएंगे, लेकिन घर की औरतें जो है वो बिल्कुल नहीं मानती है। लड़की का सुंदर होना, गोरा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मेकअप करके ही सुंदर क्यों ना हो जाए। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो ये रस्म ही समझिए। अब इस तरीके से आप देखें कि अभी तो कहा जा रहा है कि आपसे बातचीत हो चुकी है तो वो सब कुछ ठीक ही होगा, बस ये तो एक रस्म और रिवाज है, बस देख लेंगे लड़की को। लेकिन अगर लड़की इस पर भी बदसूरत उनको लगी, महसूस हो गई, तो इस रस्म को वो भूल कर ये बोल देंगे कि लड़की जो है वो खूबसूरत नहीं है, इसलिए रिश्ता नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बातों में फ़र्क कितना है, कथनी में और करनी में फ़र्क कितना है। रामस्वरूप, ये तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायचा यानी जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। यानी कहने का मतलब है कि अब गोपाल प्रसाद की यहाँ पे दूसरी डिमांड ये है कि खूबसूरत तो ठीक है, वो तो निहायत ज़रूरी है, लेकिन जन्मपत्री तो मिल चुकी है ना, ये तो आपने कर लिया होगा पहले ही। रामस्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। अब रामस्वरूप जी कहते हैं कि जायचे यानी जन्मपत्री का क्या मिलाना, वो तो अगर भगवान के चरणों में रख दिया तो खुद ब खुद मिला हुआ है। गोपाल प्रसाद, ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है ये तो गलत है ना। अब इस तरीके से एक बात फिर छिड़ती है, यानी कि गोपाल प्रसाद ने कहीं से ये सुन लिया है या उनको ये जानकारी मिल गई है कि लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी है, जो कि उन्हें पसंद नहीं है, और वो उसको अब यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि चलिए ये तो ठीक ही कहा आपने, लेकिन ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है ये तो गलत है ना। यानी भनक पड़ने का मतलब बातें जो कान में आई हैं कि लड़की पढ़ी लिखी है, ये बात तो गलत ही होगी। रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, ये पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात हो गई। अब गोपाल प्रसाद जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में ये बात बताना चाह रहे हैं कि उनकी जान पहचान के लोग या उनके आसपास के लोग उन्हें ये सलाह देते हैं कि लड़के को अगर तुमने BA में पढ़ाया तो बहुएं भी उन्हीं के बराबर पढ़ी हुई होनी चाहिए। लेकिन गोपाल प्रसाद का मानना है कि लड़के और लड़कियों की पढ़ाइयों में फ़र्क होना ही चाहिए, जिससे कि लड़के ऊंचे ही रहें। अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना, मगर औरतें भी वही करने लगीं, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। और इस तरीके से अपनी बात को दम देते हुए गोपाल प्रसाद ने उदाहरण भी एक बाकमाल दिया है कि मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। और इस तरीके से हम उन्हें पढ़ा लिखा कर उनको पंख नहीं देना चाहते जिससे कि वो उड़ जाए। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। और शेर कितना खुखार है, कितना बलवान है और कितना शक्तिवान है, ये देखकर उसके चेहरे पर जो घने बाल होते हैं देख के लगता है।
और इस तरीके से इन उदाहरणों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें मर्दों के लिए होती हैं। राम स्वरूप, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। और इस तरीके से राम स्वरूप जो है बात को कंप्लीट करते हैं कि और मर्द की दाढ़ी होती है, यानी एक मजाक के तौर पे वो बात कर देते हैं कि मर्द की दाढ़ी होती है और औरत की नहीं होती। शंकर भी इस बात पे हंस देता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। अब वो सीरियस हैं क्योंकि उन्हें आगे बात को कंटिन्यू करना है, बढ़ाना है, आगे उन्हें सीरियस बातें करनी है। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब ये है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम यानी कि ऊंची शिक्षा यानी हायर एजुकेशन भी जो है वो ऐसी चीज़ों में से एक है। रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे? क्या बताएं, वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट भरना नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। रामस्वरूप, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। अब यहाँ पर अरे जरा पान भिजवा देना है, इस वाक्य का अर्थ सिर्फ पान भिजवाने से नहीं है, बल्कि पान के साथ लड़की को यानी कि उमा को भेज देना भी है। सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं, यानी कि छुपी नज़रों से देख रहे हैं, जैसा कि बहुत ही आम है, होता ही है। रामस्वरूप, हाँ यही, हाँ आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। लड़की पान लेकर तो आती है, और जैसी पान लेकर उसकी एंट्री होती है, गोपाल प्रसाद और शंकर जो है, गोपाल प्रसाद तो डायरेक्ट देखते हैं, और शंकर जो है अपनी नज़रों को छुपाते हुए थोड़ा शर्माते हुए देखते हैं। रामस्वरूप जब तश्तरी ले लेते हैं पान की, तो उसके बाद चेहरा उठाने पर देखते हैं कि लड़की की आंखों पर चश्मा है, तो बाप बेटे चौंक उठते हैं। चश्मे का मतलब लड़की का बहुत पढ़ा लिखा होना। रामस्वरूप जरा सकपकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, यानी कि उसकी आंखों में थोड़ी समस्या आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना, यानी मैंने आपको बता दिया है कि पढ़ाई लिखाई का कोई चक्कर नहीं है, आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से चश्मा कुछ दिनों के लिए लगाना पड़ा। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक जो है उठ जाता है, यानी कि वो उसमें खो जाती है गीत गाते हुए, लेकिन गाते हुए उसका मस्तक उठ जाता है और उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप। रामस्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया था, ये जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, ये तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है और उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं, क्योंकि लड़की बोल नहीं रही, उसका बोलना भी बहुत जरूरी है। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से,
जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। अब इस तरीके से रामस्वरूप जो अपनी बेटी को कहते हैं कि जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। बहुत देर से गोपाल प्रसाद जो है उमा को बोलते हुए सुनना चाहते थे और रामस्वरूप के बताए हुए हिसाब से वो चुप रहना चाहती थी और वो नहीं बोल रही थी। लेकिन जोर डालने पर जब उमा ने बोला तो इतनी देर में उसने सारा वाकया भांप लिया और उसे चीज़ें सारी समझ में आ गई कि ये किस तरीके के लड़के वाले हैं और ये पिता बेटे जो है क्या चाहते हैं, इनकी क्या डिमांड है, इनकी कैसी सोच है। जिस पर उमा ये बोलती है कि क्या बोलूँ पिताजी, क्या जवाब दूँ मैं? जब कोई कुर्सी मेज भी खरीदने जाता है तो दुकानदार उसे कुर्सी मेज सिर्फ दिखाता है और उसे लोग देखकर खरीदते हैं और इससे ज़्यादा वो उससे कुछ भी काम नहीं करवा सकते। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। कहने का अर्थ है कि लड़कियों को सिर्फ वस्तु मात्र समझकर लोग जो है लेने देना जैसी बातें करके और ब्याह देना चाहते हैं। जब उन्हें कुछ बोलने का हक नहीं है उनके हिसाब से, उनकी पसंद के हिसाब से या चीज़ों के हिसाब से, तो वो कुर्सी मेज से भी बदतर स्थिति में है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर ही काटे या फिर आगे उनकी चीज़ों को इस्तेमाल कर ले? तो इस तरीके से उमा जो है अब अपने दिल की बात बेबाक तरीके से कह देना चाहती है, क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी लड़की है और जो चीज़ें दिख रही हैं उसको आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जा सकती है। और रामस्वरूप यानी उसके पिता द्वारा उसे रोकने पर भी अब वो नहीं रुकती है। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, क्योंकि मेल ईगो है तो एक लड़की बोल रही है तो एक लड़की के बोलने पर जो मेल ईगो है उसे बहुत हर्ट करती है और वो ये नहीं सुन सकता कि वो यहाँ पर मौजूद हो और एक लड़की उसको टका सा जवाब दे दे। ताव में आकर वो बोलते हैं, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप अपनी इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे? शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब यहाँ पर जब उमा ये सीन बताती है कि तुम्हारे लड़के में प्रॉब्लम है क्योंकि वो इस तरीके की चीज़ों में फंसा हुआ है, उसे देखा गया है इस तरीके से, तो गोपाल प्रसाद अपने मेल ईगो के चलते वो अपने बेटे की बुराई पर ध्यान न देते हुए या उनका बेटा गलत राह पे चल रहा है और उसको देखा भी गया है उस पर फोकस करने की बजाय वो ये बात पकड़ते हैं कि लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? यानी उन्होंने ये बात उठाई यहाँ पर कि तुम पढ़ी हो। रामस्वरूप चुप हो जाते हैं। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की है और ना आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे वहां से। रामस्वरूप, उमा, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया यानी धोखा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेत ढूंढ कर उठाते हैं। बीए पास? उफ हो, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। और इस तरीके से गोपाल प्रसाद ने अपने बेटे के ऊपर जो इल्ज़ाम सुने जा रहे थे उसको इग्नोर करते हुए, जिससे कि वो चीज़ ना बढ़ सके, वो लड़की पर फोकस करते हैं। वो लड़की पर फोकस करते हैं कि उसने बीए पास की और लड़की के पिता ने ये बात उनसे छिपाई है। और इस तरीके से ये ड्रामा करते हुए ये आप कह सकते हैं कि लड़की को नीचा दिखाने के लिए कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, लड़की पढ़ी है, इतना बड़ा झूठ का भी कोई ठिकाना होता है। चलो बेटे यहाँ से, अच्छा हुआ हम यहाँ पर कोई बात नहीं बनी। इस तरीके का व्यवहार पेश करते हुए गोपाल प्रसाद वहाँ से चलने की बात करते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन
बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और बाबू गोपाल प्रसाद जो है एक के बाद एक अपने ऊपर लगने वाले इन सारे इल्ज़ामों को जानते हैं कि ये सब चीज़ें सच हैं और इनका कोई जवाब नहीं दे सकते और उसको सुनकर उन्हें गुस्सा आता है और उनके लड़के के रुलासापन आता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। बाबू रामस्वरूप ये चीज़ों को हर्टिंग वे में लेते हैं कि लड़की ने जवाब दे दिया, लड़के वाले नाराज़ होकर चले गए। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बेइज्जती जो है वो उनको स्वीकार्य नहीं थी किसी भी रूप से। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना और प्रेमा जो कि माँ है उमा की, वो घबराते हुए बाहर आती है। प्रेमा, उमा उमा रो रही है। ये सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी मक्खन, और रतन जिसको मक्खन लाने के लिए भेजा गया था, ये सब वाकया ख़त्म होने के बाद वो मक्खन लेकर पेश होता है, जहाँ पर बाबू गोपाल प्रसाद जो है अपने बेटे को लेकर और बुरी तरीके से बेइज्जत होकर घर से जा भी चुके हैं और उमा रो भी रही है। पिता जो है रामस्वरूप हैं वो इस बेइज्जती को स्वीकार नहीं कर पा रहे इतनी आसानी से, जिसे देखकर वो धम से नीचे बैठ जाते हैं। प्रेमा घबराते हुए आती है और रतन जो है, बाबूजी मक्खन, सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो इस तरीके से पाठ जो है बहुत ही बेहतरीन पाठ है जिसके माध्यम से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है और ये एक सामाजिक मुद्दा है जिसको इस पाठ के माध्यम से लेखक ने उठाने की कोशिश की। बहुत ही आसान है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको हेल्प कर रहा है तो ज़रूर इसे शेयर करते रहें और वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।